प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं आपके अभिभावकों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आपके बच्चे आपके पास घर पर है, आप उनका अच्छी तरह से केयर कीजिए। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप इस मुश्किल वक्त में आप उनका कितना साथ दे सकते हैं। जितना हो सके आप उनमें अच्छे संस्कार पैदा कीजिए। माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार ही बच्चे का भविष्य निर्धारित करते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, किस तरह से वो आपका, स्कूल का और देश का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी बातों का संचार करें, उनमें अच्छे गुण पैदा करें ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। अब मैं अपने चैप्टर की तरफ चलता हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने आपको बता दिया था कि क्यों हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसमें हमने आपको बताया था कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कल्चरेबल जो लैंड है वो डिक्रीज होती जा रही है और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर फूड स्कैर्सिटी, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो जाएगी। दूसरा, आप जैसे जानते हैं कि एनवायरनमेंट का जो डिग्रेड होने का दूसरा कारण हम वनों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग कर रहे हैं जो फॉरेस्ट के, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो फ्रेश वाटर है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिलो लेवल वो चला गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, जिससे वर्ल्ड के अंदर वाटर स्कैर्सिटी की भी प्रॉब्लम आने वाली है। और इस कारण से, इन सभी फैक्टर्स के कारण बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है और किस तरह से हम उनको बचा सकते हैं आज चिंता का विषय है। किस तरह से हम अपने पर्यावरण को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। आज उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह हम फॉरेस्ट का क्लियरेंस कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वनों को काट रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे हम आपको आज बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा कि गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को रोकने के लिए, पर्यावरण जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से स्टेप्स लिए। उसके बाद हम आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे और जो मिनरल इंडस्ट्री है वो किस तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। इन 4-5 टॉपिक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इसके अंदर कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने पता है कि हम एनवायरनमेंट को डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वनों को काट रहे हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। क्योंकि वन फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप 10वीं क्लास तक पढ़कर आए होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वनों से हमें कौन कौन से लाभ है। तो वही चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इसमें कुछ और बता रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जो लोअर क्लासेज है उसके अंदर की इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या, कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ये सभी चीजें आप जानते हो। उसके अलावा हम कुछ चीजें और बताना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, जो हमारे प्राकृतिक वन है उनका क्या महत्व है। तो पहला जो महत्व है, हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द क्लाइमेट। ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे जलवायु को संतुलित करते हैं। जो हमारी क्लाइमेट है उसको पूरी तरह से संतुलित करते हैं। न तो ये ज्यादा अधिक क्लाइमेट को हॉट होने देते हैं, ना इसको ज्यादा कोल्ड होने देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बैलेंस बनाते हैं। हमारे फॉरेस्ट क्लाइमेट को क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। तो ये पहला जो काम है, इंपॉर्टेंस है इसकी नेचुरल फॉरेस्ट की, वो है हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द क्लाइमेट। ये जलवायु के अंदर संतुलन पैदा करते हैं। दूसरा, मेडिएट वाटर सप्लाई, और ये पूरा का पूरा जो जल चक्र है उसको बनाए रखते हैं। आपको जैसे पता है कि सारे के सारे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण से जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बिलो चल गया है। तो ये यदि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी तो जो हमारा वाटर साइकिल है, हाइड्रो जो साइकिल्स है वो पूरा नहीं होगा। तो ये हमारे जो जल चक्र है उसको संतुलन बनाए रखता है। एंड हार्बर ए मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट डाइवर्सिटी ऑन लैंड। आपको पता है
कि वनों के अंदर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी का भंडार है ये फॉरेस्ट। बहुत ही ज्यादा इस प्लेनेट के ऊपर जितना भी फॉरेस्ट है उसके बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर, और ये भंडार भरा हुआ है जैव विविधताओं का। इसी तरह लैंड इज सेव फ्रॉम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड। ये जो फॉरेस्ट है ये वनों को, जो हमारी लैंड है उसको बंजर होने से बचाते हैं। जो लैंड इज सेव फ्रॉम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बैरन, ये जो फॉरेस्ट हमारी जो लैंड है, भूमि है, उसको बंजर होने से बचाते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस चीजों को आप ध्यान रखिए इसके अंदर कि कौन कौन से ऐसे फॉरेस्ट इंपोर्टेंस क्यों है। तो ये पहले क्लाइमेट का संतुलन बनाए रखते हैं, वाटर सप्लाई का संतुलन और जो जल चक्र है उसको बनाए रखते हैं, और ये जैव विविधताओं का भंडार है। और दूसरा ये हमारी भूमि को जो बैरन बंजर होने से बचाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आज हमारा है वो स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक पोल्यूशन। गवर्नमेंट ने से कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कदम उठाए जो पोल्यूशन को रोक सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, तो स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पोल्यूशन फर्स्ट एंड सेव एनवायरनमेंट, किस तरह से पर्यावरण को बचाती है। तो सबसे पहले मोर प्लांटेशन, क्या करना चाहिए हमें और गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वन रोपण का काम करती है, वनारोपण का काम करती, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाती है। गवर्नमेंट को क्या ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की गई है, वाहनों के लिए अच्छी प्रकार की ईंधन का उपयोग कराने पर जोर दे रही है, जैसे डीजल आदि पेट्रोल के स्थान पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बेटर क्वालिटी का फ्यूल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है जिससे पॉल्यूशन कम होता है। और थर्ड है टू फ्रेम पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन क्रिएट बाय इंडस्ट्री। कुछ ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको पता है कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है। तो कुछ ऐसे रूल नीतियां बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो इंडस्ट्री है वो पर्यावरण को पॉल्यूट न करे। अगला यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट प्रयास करे कि ज्यादा से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनके यूज पर जोर दे रही है। रिन्यूएबल ये ऐसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत है जो कि यूज करने के बाद हम उसको दोबारा से प्राप्त, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हम उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो उस पर ज्यादा प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट, कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए। और बैन ऑन पॉल्यूटिंग व्हीकल, और ऐसे व्हीकल जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं उसको प्रतिबंध करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये सारे काम कर रही है। तो ये है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉल्यूशन एंड सेव एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन को रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए ये कुछ स्टेप लिए गए हैं। अगला चीज जो हमारा पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। इसमें जो क्योटो है ये जापान का एक शहर है। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या था इसके बारे में आप सुनिए। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट है ये, सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये किस लिए हुआ था, ये अंतरराष्ट्रीय एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये उन औद्योगिक देशों के लिए टारगेट किया गया था, औद्योगिक देशों को, विकसित देशों को, जो औद्योगिक देश है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, उनको लक्ष्य करके ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो ध्यान दीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्यों बनाया गया, ये जो इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के अंदर जो औद्योगिक देश है वो जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं उनको टारगेट करके इसको बनाया गया था। सर्टेन गैसेस, जैसे कुछ गैसें हैं जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो बहुत ज्यादा एमिशन करते हैं। ये इंडस्ट्री के द्वारा बहुत ज्यादा पोल्यूट किया जाता है इन गैसों के द्वारा। पूरे जो इंडस्ट्री है इन गैसों का उत्सर्जन करती है जो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है। आर कंसिडर्ड पार्शली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये जो गैसेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग
के लिए जिम्मेदार है। जो वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है इसकी जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल वार्मिंग की रेस्पॉन्सिबल ये गैसेज है, और ये गैसेज सारी इंडस्ट्री से एमिशन हो, इसका उत्सर्जन कहां से हो रहा है? इंडस्ट्री से हो रहा है। इन ग्लोबल टेम्परेचर, इसके कारण क्या है? विश्व का जो अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, विच में हैव डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लाइफ ऑफ अर्थ। जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इसके जीवन पर बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो चुका है इन गैसेस के कारण से। तो द प्रोटोकॉल वाज एग्रीड इन 1997। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको लागू कब किया गया? 1997 के अंदर लागू किया गया इन क्योटो इन जापान। कहां पर? जापान के एक शहर है क्योटो, उसके अंदर इसको लागू किया गया था इन 1997 के लिए, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? अगस्त 2002 में किए गए थे। इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। भारत, चाइना और कुछ और भी देश है जिनको क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रतिबंध है उनसे दूर रखा गया है। क्यों रखा गया है? बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वाज नॉट सिग्निफिकेंट। ये भारत, चाइना और अदर देशों को इससे क्योटो प्रोटोकॉल के प्रतिबंध से दूर रखा गया है। उसका रीजन क्या है कि भारत और चाइना और जो हमारे कुछ नेबर्स जो कंट्री है उनको क्योटो प्रोटोकॉल से दूर किया गया क्योंकि भारत और चाइना और अदर जो कंट्रीज है वो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन बहुत कम करते हैं। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वाज नॉट सिग्निफिकेंट। उनका इन ग्रीन हाउस गैसेज को फैलाने में उनका ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल से भारत, चाइना और दूसरे देश है, कुछ ऐसे देश है जो हमारे पड़ोसी देश है, उनको हम क्योटो प्रोटोकॉल के प्रतिबंध से दूर रखा गया है। अब हम चौथा जो पॉइंट लेते हैं कि मिनरल इंडस्ट्री, जो हमारे मिनरल इंडस्ट्री है वो किस तरह से एनवायरमेंट, उससे कौन कौन से वो ये तो पता है कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं मिनरल इंडस्ट्री के। मिनरल इंडस्ट्री क्या करती है? द मिनरल इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ। बहुत ज्यादा मिनरल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है, बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है। इससे क्या परिणाम होंगे मिनरल इंडस्ट्री से? तो इट यूजेस द केमिकल्स, ये बहुत ज्यादा रसायनों का उपयोग करती है। मिनरल इंडस्ट्री किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करती है और किस कारण से लोगों को इनसे समस्याएं आ रही है इंडस्ट्रीज के द्वारा? तो मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ बहुत ज्यादा अर्थ के जो मिनरल्स है उनका उपयोग करती है। इट यूजेस द केमिकल, रसायनों का उपयोग करती है। इट्स पोल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड लैंड, ये बहुत ज्यादा वाटरवेज, भूमि को और जल को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है। इट्स क्लियरेंस ऑफ नेटिव वेजिटेशन, जहां इंडस्ट्री हम सेटअप करेंगे वहां पर हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति है उनको बहुत ज्यादा काटा जाता है। और जो मेन जो प्रॉब्लम आती है मिनरल इंडस्ट्रीज है, इट्स डिप्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। जो निवासी होते हैं वहां के, जो मूल निवासी है, उनको विस्थापन का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से नेचुरल फॉरेस्ट उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट चेक पोल्यूशन एंड सेव एनवायरनमेंट, पोल्यूशन को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्योटो प्रोटोकॉल के हमने आपके बारे में बताया, और मिनरल इंडस्ट्री किस तरह से हानिकारक है उसके बारे में हमने आपको बताया। आज का हमारा यही होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आप सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।